तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। पेपर लीक में पुलवामा, जांच पर क्यों मचा हंगामा? जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां मेरे, लगता है उनके घर में आईना नहीं। पेपर लीक और इसकी जांच से जुड़े सवाल का जवाब सीएम मनोहर लाल ने कुछ इस तरह शायराना अंदाज में दिया। सरकार ने नकल पर नकेल कसने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 पास हो गया है और सरकार को उम्मीद है कि इस कड़े कानून से भविष्य में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है, जिसके तहत सरकार ने माना है कि इसके तार पुलवामा से जुड़े हैं। हरियाणा कांस्टेबल पेपर लीक मामला उस वक्त और गहरा गया जब पुलिस ने खुलासा किया कि वो मुख्य आरोपियों तक पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले के तार सीधे तौर पर पुलवामा से जुड़े हैं। कैथल पुलिस की एसआईटी टीम ने खुलासा करते हुए बताया कि पेपर जम्मू कश्मीर के पुलवामा की एक प्रेस में छपा था और इसी प्रेस के कंप्यूटर से पेन ड्राइव में पेपर लिया गया था। पुलिस की टीम ने जम्मू कश्मीर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी सीधे तौर पर पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए हैं। मॉनसून सत्र की कार्यवाही के आखिरी दिन सदन में पेपर लीक और इसकी जांच से जुड़े मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और सदन में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया कि आखिर सरकार सीबीआई जांच करवाने से क्यों बच रही है, जब ये साफ हो चुका है कि पेपर लीक का मामला दो राज्यों के बीच का है, इसीलिए इसमें सेंट्रल एजेंसी से जांच करवाई जाए। हालांकि सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए माना कि पेपर लीक हुआ है और जम्मू से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार जांच करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को उनके कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों की भी याद दिलाई और कहा कि वो पेपर लीक मामलों को जरूर रोकेंगे। सीएम ने कहा कि सीबीआई से जांच कराने के कारण बोर्ड का काम रुक जाएगा, जिसके कारण भर्तियां नहीं हो सकेंगी। अगर सरकार को लगेगा कि पुलिस जांच में कोई कमी है तो सेंट्रल एजेंसी से जांच करवा ली जाएगी। पेपर लीक मामले में सरकार में बैठा कोई दोषी मिले या भर्ती आयोग का कोई अधिकारी दोषी पाया जाए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। लेकिन फिलहाल सीबीआई जांच से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जिस मांग पर विपक्ष अड़ा रहा, उसने वॉकआउट भी किया। सदन में पक्ष विपक्ष के बीच सीबीआई जांच को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया और किस तरह से मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद करेंगे सवालों पर बात और इस पर विषय पर चर्चा। इसके लिंक जम्मू तक जुड़ चुके हैं। प्रिंटिंग जहां हुई है वो स्थान भी हमें पता लग गया है। अल्टीमेटली कहां से लीक हुआ है वो जानकारी भी हमको लग गई है और वो कैसे कैसे पेपर बिकने शुरू हुए। सबसे पहले तो पेन ड्राइव सिर्फ 5 लाख रुपए में बिकी, बाद में वो 20 लाख रुपए में बिकी, 1 करोड़ रुपए तक उसकी पहुंच गई कीमत और वो चलते चलते नीचे फैल गई। और फैलने में कुछ ऐसे लोग जो लगातार ये काम कर रहे हैं ऐसे चिन्हित हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। आखिर अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को, अगर रूट लेवल तक न पहुंच सके तो निश्चित रूप से इसकी बड़ी से बड़ी जो इंक्वायरी होगी किसी जज से करानी होगी, तब भी हम कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीबीआई के जाने का मतलब यह है कि हम स्टाफ सिलेक्शन के काम को कम से कम 6 महीने, ज्यादा ज्यादा साल, 2 साल, 3 साल, कोई भरोसा नहीं होता, तब तक बंद कर देंगे। हमें भर्तियां भी करनी है। सीबीआई के हाथ में कोई चीज जाते ही पहला काम क्या होगा, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ताला लगा देंगे। होता ही है, सीबीआई सब चीजें बंद करती है। जब इंटरस्टेट मामला इंटरस्टेट में नहीं, जब प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच गए हैं, जम्मू के रहने वाले ना। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर इस मामले में हम तह तक इसकी नहीं पहुंच पाते हैं तो जिस तरह की भी जांच की आवश्यकता होगी, जितनी बड़ी से बड़ी जांच करवाने की जरूरत होगी वो जरूर करवाएंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात का तर्क दिया कि अगर मामला 2 स्टेट से जुड़ा हुआ है तब तो सीबीआई से जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए आज डाल लेते हैं इस विषय से जुड़े अपने कुछ सवालों पर नजर, उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से चर्चा।
हरियाणा पेपर लीक मामले पर कौन कितना गंभीर, पक्ष या विपक्ष, कौन कितना गंभीर है? सीबीआई जांच से सरकार का इनकार, तो फिर क्यों है तकरार? पेपर लीक मामले पर क्या विपक्ष कर रहा सिर्फ हंगामा? नकल विरोधी विधेयक पास, नकल माफिया पर गिरेगी गाज, क्या नकल रुक जाएगी? क्या इस तरह के मामले बाने बंद हो जाएंगे? कानून तो बन गया है, कड़ा कानून बन गया है। नंबर आपके सामने ये फ्लैश हो रहे हैं, कार्यक्रम के दौरान भी नंबर लगातार आपके सामने ये फ्लैश होते रहेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन नंबर पर कॉल करके आप हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई शिकायत हो वो भी आप इस मंच के जरिए कर सकते हैं। तो सरकार ने माना है कि पेपर लीक के तार जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जुड़े हुए हैं और अभी फिलहाल जो है सरकारी जांच एजेंसियां ही इस मामले की जांच करेंगी और सरकार अभी तक की जांच से पूरी तरह से संतुष्ट है। पुलिस जिस तरह काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। हालांकि विपक्ष का ये तर्क है कि जब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि दो स्टेट के बीच में इस मामले के तार जुड़े हुए हैं, पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं, तो अब इसमें सीबीआई का इन्वॉल्व होना जरूरी हो जाता है, सीबीआई की जांच जरूरी हो जाती है। इस पर क्या कहना है पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ताओं का? हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश बामल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस विषय को लेकर जो भी उनकी बात है हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश बामल से। रमेश जी, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है, जो भी जांच इस मामले में हो रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, 15 दिन के अंदर अभी तक जो है 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो मुख्य आरोपी हैं उन तक भी पहुंच गए हैं, तो ऐसे में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर अड़े रहना कितना ठीक है? क्या ठीक है? कायनात जी, ऐसा है कि हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये सबको पता है कि कितने पेपर लीक हुए हैं। हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो पेपर लीक ना हुआ हो और कितने पेपर लीक में सरकार ने कार्रवाई करी है, ये सबके सामने है। मेरी कहने की जरूरत नहीं है। आज किसी अपराधी को सजा नहीं मिली है, किसी को पकड़ा नहीं गया है कई। अब आप ये देखिए कि एक जो पेपर लीक है वो तो एक अलग मामला है। आप ये भी देखिए कि एक पुलिस की भर्ती में पशुपालन के सवाल पूछे गए हैं, कहां से लाए गए हैं कि जोटे की नाक में कौन सी नाथ डालनी चाहिए, किसमें क्या करना चाहिए, दोनों चीजों पे सवाल उठा रहा हूं मैं। एक तो आप ये तो आप उठा रहे हैं ना, लेकिन सदन के अंदर जो सवाल उठा वो सिर्फ यहाँ तक सीमित रहा कि जांच किससे करवानी चाहिए, किससे नहीं करवानी चाहिए। जांच तो सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार की मिली भगत नहीं होती कोई भी पेपर लीक नहीं होता। ये ऊपर से लेकर नीचे तक आज ये कह रहे हैं कि जी जिन्होंने प्रिंटिंग का काम किया, जैसे आप खुद कह रहे हैं रमेश बामल जी कि बिना मिली भगत के, आप आरोप लगा रहे हैं कि बिना सरकारी मिली भगत के ऐसा मामला नहीं आता। क्या पहले इस तरह के मामले सामने नहीं आए? तो क्या उसमें सरकार की मिली भगत थी? चलिए इस पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से रणवीर, और जींद से भी एक दर्शक जुड़े हैं दिनेश। रणवीर, बहुत स्वागत है आपका। रणवीर जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे मुद्दे उठाते हो जी, बहुत शुक्रिया। कायनात जी, पर ये बात अपने रमेश जी की बहुत बढ़िया लगी मेरे को कि बगैर नेता के मिले कोई भी इस तरह का पेपर आउट हुआ या कोई बड़ा घोटाला हुआ बगैर नेता के नहीं होता। चाहे उसका डायरेक्ट लिंक हो या इनडायरेक्ट लिंक हो, लेकिन लिंक जरूरी होता है। कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार होता है उसमें भी नेता का ही होता है। आप देखिए कोरोना काल में या तो हमारे पूंजीपतियों की पूंजी बड़ी है या हमारे नेताओं की बड़ी है। मानते हैं कायनात जी, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ ये। और इसकी जांच वाकई में सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि पहले शराब घोटाला हुआ, दान घोटाला हुआ, शीरा घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए, किसमें क्या हुआ आज तक बताए हमारे विधु रावल जी कि अगर किसी में ये हुआ कि इसको सजा हो गई है भाई, ये हमने चोर पकड़ लिया। ये छोटे चोर को पकड़ते हैं, बड़े चोर को नहीं पकड़ते हैं। दूसरा, मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि ये देश की धरोहर है, इसको ना बेचें। ये इनकी कमाई हुई नहीं है, जनता के टैक्स से बनी हुई है। जी, अभी जो मोनेटाइजेशन की बात सरकार कर रही है, आप उस विषय को लेके बात कर रहे होंगे।
कि जो देश की संपत्ति जो है हाँ निजी जी, हाथों में हाँ देने जी, की हाँ बात जी। हो रही है। चलिए बहुत बहुत आपके शुक्रिया। माध्यम से प्रार्थना करते हैं, देश को ना बेचे, जो सपने दिखाए थे उनको पूरा करें। सत्ता में आने का मौका दिया हम लोगों ने आपको, तो आप हमारे विश्वास को बनाए रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी। और दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी रखें अपनी बात। नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया आपके चैनल ने। मैं अपने रमेश जी से भी, इनसे भी, दोनों से बात पूछ रहा हूँ। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश जी वकील है, क्या ये बताएंगे कांग्रेस के टाइम में कितने घपले हुए, कितने की सीबीआई जांच कराई, और किन किन नेताओं को इन्होंने खुद कहा है कि नेताओं के बगैर कपड़े नहीं होते, कितने नेताओं को आपने कैद करवाई, ये बताए रमेश जी। ये बीजेपी वाले बताए क्यों नहीं करवाते सीबीआई जांच? इन्होंने सीबीआई जांच करवानी चाहिए। गृह मंत्री कहने लग रहे हैं इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी का मानना कोई जरूरत नहीं इसकी, तो फिर दोनों इस्तीफा देकर बैठ जाओ। नंबर 3, हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टी बेचने लग रही है। गला मोदी जी कहने लग रहे 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे 70 साल की प्रॉपर्टी तो यू बेचने किसकी लग रही है? 7 साल में कमाई इतना सारी, क्यों देश का बर्बाद करने बात तुल रहे हो? सीबीआई जांच होनी चाहिए हर चीज की, कांग्रेस वाले पिछला की भी और इनकी भी, सबको जेल में जो नेताओं ने, एक नेता के पास 50-50 निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जी, आपके कहने का मतलब यही है। लोग खा गए देश को, आप इसको बताओ देश को, आप एक वकील हो, शपथ को भाई, हाँ भाई सबकी जांच हो। जब राजनीति में कोई आया उसी टाइम से उसके पास क्या था और आज क्या है उसकी इंक्वायरी करो। राजनीति एक व्यापार बनाकर घेर दिया पूरी तरह से, टिकटें बिकती है 100 करोड़ रुपए में, टीवी पे आती है भाई राज्यसभा की टिकट 100 करोड़ में बिकी। अरे कोई इंक्वायरी हुई, कोई जेल में गया या किसी ने कुछ किया? हराम के मारे लोगों ने स्टेज के ऊपर ना बताओ हर एक पार्टी के अंदर, एक में नहीं सारी पार्टियों के अंदर जब टिकटें बिकती है और एमएलए बेचारे खड़ेंगे कि लोगों ने लुटेंगे। दोनों जने नेता आए हैं, दोनों इसके ऊपर बात शपथ करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो आपने सवाल उठाए हैं बहुत अहम और ज़रूरी सवाल हैं जो आपने किए हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं जवाब भी उतने ही ईमानदारी से दिए जाएंगे दोनों ही प्रवक्ताओं की ओर से। सबसे पहले मैं रमेश जी से पूछूंगी। रमेश जी, जो सवाल मैंने भी किया था कि आपने कहा कि बिना सरकारी मिली भगत के इस तरह के काम नहीं होते हैं, तो पहले भी इस तरह के प्रकरण सामने आते रहे हैं, उसमें किस तरह की जांच हुई है? ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि इस तरह की जांच होनी चाहिए, लेकिन पहले पूर्ववर्ती सरकार ने कितने मामलों में ऐसी जांच करवाई? कायनाथ जी, पहले तो दिनेश जी ने बात तो बड़े अच्छे सवाल किए हैं। उन्होंने किसी पॉलिटिकल लेवल पे बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के टाइम में कौन सा पेपर लीक हुआ था और किस पे कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ये कहने का ये विदु रावल जी बताएंगे। विदु रावल जी, ब्रदर आपका आएगा नंबर, कोई बात नहीं, तो आप ये बताइए कि किस में कार्रवाई नहीं हुई और क्या कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं करी। लेकिन आपके पास तो 28 पेपर लीक हुए हैं, 28, और 28 के 28 पेपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। रही बात जो अपराधी है, जिसने चाहे करप्शन किया है चाहे पेपर लीक किया है, निष्पक्ष जांच आज तक हो ही नहीं, कोई करती नहीं एजेंसियां। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह के मामले में ये सीधा स्पष्ट सवाल है हमारा भी कि ये सीबीआई को इंक्वायरी देनी चाहिए। पीछे रजिस्ट्री घोटाला हुआ, दुष्यंत चौटाला जी पे एलिगेशन लगे, क्या उनकी इंक्वायरी हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई मुद्दा आता है तो कोई भी कार्रवाई नहीं करती। आज तक भाजपा में ये बताएं आप कि आपने कितनी कार्रवाई की है और कितने घोटाले हुए हैं, और आज जो देश की संपत्ति बेच रहे हैं कान्हा जी, उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर आम आदमी पे पड़ेगा। ये बात चर्चा का विषय है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी फिलहाल हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम किसी और दिन इस पर जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल पेपर लीक मामले पर जांच की मांग को लेकर जो बवाल हुआ है उस पर बात हम कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे प्रोफेसर विधु रावल जी? कायनाथ जी, आपके सवाल से पहले उन्होंने कांग्रेस के जो यहाँ प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं, उनका जवाब मैं देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे शासन में कौन सी गलतियां हुई थी, कौन सी लीकेज हुई थी, वो मैं बता देता हूं। एक वो 28 पेपर कह रहे थे। सुनिए एक बार रमेश जी, बात सुन लीजिए। रमेश जी बात सुन लीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, वो मुझे उन्होंने काम दिया, वो मैं अभी बताने वाला हूं। उससे पहले या उसके बाद, जैसा आप ठीक समझे कायनाथ जी, ये एक बार 28 पेपरों की सूची जरा आपके दर्शकों को बता देंगे, मुझे भी ज्ञानवर्धन होगा। 28 पेपरों की सूची तैयार रखना रमेश जी,
तब तक मैं आपको मैं- आपके शासन का थोड़ा आईना दिखाता हूँ। आप मेरे को ठीक। नंबर नोट कराएं विदु जी, मैं आपको नहीं भेज नहीं, दूंगा। इस टीवी लाइव चैनल पर लाइव ये डिबेट मैं पर आप भेजूंगा बताइए। ना, सूची है मेरे सुनिए पास। रमेश जी अब या तो आप माफी मांगेंगे या फिर 28 की सूची बताएंगे। डिबेट और डिस्कशन खत्म होने के बाद तक आपने मुझे जो चैलेंज किया उसको मैं अभी पूरा करता हूं। आपके शासन में रमेश जी मई 2007 में केनाल पटवारी के 786 पदों की जो नियुक्ति करनी थी वो लीक हुआ था, वो पेपर ही कैंसिल हो गया था, दोबारा पेपर ही नहीं लिया गया। 2011 में डिवीजन क्लर्क के 437 पद थे, वो पेपर आउट भी हुआ था और नहीं लिया गया था। कायनाथ जी मुझे पूरा विधु करने रावल देना जी, एक बार। एक मिनट नहीं, आप नहीं, पूरी नहीं, लिस्ट आप- लेकर बैठे हुए आप मैं उनको जानती रोक हूँ, देते हैं। आप पढ़ के ये भी गलत बता रहे सवाल हैं। पूछने हाँ, से आगे आप रोक बिल्कुल देते उस पर उन्हें। बात करेंगे, आपने सुनेंगे। एक उनको सवाल दर्शक भी पूछने जुड़े दिया। हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दर्शकों का भी मन चाहिए, हम उनको भी इसमें शामिल कायनाथ करते जी, हैं एक बार ताकि मुझे सूची वो पूरी भी कर देने दीजिए। सत्ता से सवाल कर सूची सके। तो पूरी मैं करने आऊंगी दीजिए। रावल जी आऊंगी, 1 मिनट के लिए बस। झज्जर से जय किशन जुड़े हैं, स्वागत है आपका जय किशन, रखिए अपनी बात। हाँ जी मैडम जी। जी जय किशन जी, स्वागत है, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हाँ जी, मैं जय किशन दलाल, गाँव मांडोटी झज्जर। जी कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँ मैडम जी, ये भाजपा ने 7 साल हो गए, ये सिवाय पेपर लीक के इस बहाने से क्या है, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ये खुद जान पूछ कर टालम टोल करते हैं ताकि बच्चे भर्ती ना करने पड़े। बहुत से बच्चों की उम्र निकाल दी इन्होंने। और ऐसी सरकार जो है ना, सिवाय घोटाला की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ, एक रोड़ा तक नहीं लगाया। किसी शहर में जाकर देख लो, सारा यही नुकसान है। नौकरी तो गई आई हुई। मैं बिजली बोर्ड से रिटायर हूँ, मैं जब भर्ती हुआ जब 1 लाख कर्मचारी थे, आज इन 18,000 छोड़ रखे हैं, जबकि लोड के अनुसार बिजली बोर्ड में 2.5 लाख कर्मचारी होने चाहिए। इसीलिए इन्होंने पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया है। 21,000 की पोस्ट से 5,000 पोस्ट काटे, उनमें पेपर लीक, फलाना लीक, अपना टाइम पास करते आंडे हैं। इन न बच्चों की फिक्र है, न जनता की फिक्र है, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर कदर नहीं होती तो फिर नकल विरोधी विधेयक क्यों पारित करती सरकार? जय किशन जी, सरकार ने जो एक कानून अब बनाने की प्रक्रिया वो शुरू करेगी, जो आज विधेयक पारित हुआ है, नकल विरोधी विधेयक, अगर चिंता नहीं होती तो ये पारित क्यों करती? ये माहिर से मीडिया का भी पेट भर देंगे, कागज का भी पेट भर देंगे, धरातल पर कुछ नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनका जो नेतृत्व है वो वीक है। सीएम के अंदर इतना दबदबा नहीं है कि किसी चीज पर कब्जा कर ले। आज फलाना है, आज झगड़ा है, कुछ भी नहीं है इनका। सिवाय बच्चों की जिंदगी खराब करने की सरकार का कोई मकसद नहीं है। और आने वाले 2024 में इनको पता लग जाएगा पेपर लीक कैसे होते हैं और कैसे भर्तियां टाली जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाराजगी जो है वो साफ तौर पर अभी भी देखी जा सकती है पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश की जनता के अंदर। जी विधु रावल जी। चलिए, खैर मेरे पास एक बड़ी सूची है, अगर आप मुझे समय देंगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन बाकी बातें रह जाएंगी। इन्होंने ऐसा कहा कि हम वहां पर कार्रवाई करते थे। 1988 में 89 में जब ये आयोग बना, चयन भर्ती आयोग बना, तो उस समय से लेकर 2014 तक कुल 6 FIR हुई थी। ये नोट कीजिएगा, दर्शक भी नोट करें, केवल 6 FIR हुई थी 88 से लेकर 2004 तक। ठीक, 2014 तक केवल 6 FIR हुई थी। और 2014 से लेकर 2021 तक, जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं, 43 FIR हो चुकी हैं। दूसरी, एक दर्शक ने अभी भी कहा कि भर्ती नहीं करते। हम लोग 82,000 से अधिक भर्तियां कर चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग दे चुके हैं, और लगभग 25,000 के करीब जो है पाइपलाइनिंग में, यानी 1,10,000 के करीब हम 7 ठीक है। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मामले हमारी सरकार के अंदर दर्ज हुए, हमने पकड़े इस तरह के मामले, कार्रवाई भी हम करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन सिस्टम अभी तक क्यों नहीं सुधर पाया? अगर आप देख रहे हैं ये मामले पहले भी आते थे, आपने पकड़ने शुरू किया, अभी तक आप बहुत सारे मामले पकड़ चुके हैं, लेकिन लीकेज कहां से है? ये पॉइंट पकड़ने में इतना समय क्यों लग गया? और इसके चलते इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? कौन यहाँ पर बार बार इस मानसिक
उत्पीड़न से गुजर रहा है वो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं, लंबे वक्त तक तैयारी करते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तब एंड टाइम पर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। सरकार ठीक है, सरकार कह रही है कि जो भी ऐसे मामले होते हैं हम इस तरह की भर्तियां होने से बेहतर है हम पहले ही उस मामलों को पकड़ रहे हैं, उनको डिस्क्लोज कर देते हैं। चलिए हम इस पर बात करेंगे। एक दर्शक है फतेहाबाद से ज्योति। ज्योति स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। नमस्कार जी नमस्ते मैडम, मैं फतेहाबाद से बोल रही हूँ। जी ज्योति कहिए। हैंडीकैप्ट हूँ। मेरा बच्चा पेपर देने गया, कितनी उम्मीदों के साथ भेजा उसको, इतनी उम्मीदों के साथ भेजा हमने, पूरा काटा है उसका पूरा, वो हमारे को पूरी उम्मीद थी हमारा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमने इतनी, जब घर आया वो ऐसे मुंह लटका हुआ था, मम्मी पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है पर उन्होंने पेपर लीक कर दिया। कितना मूड खराब हुआ बच्चों का भी हमारा भी। हम इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके बस का किराया, फार्म भरते, सब कुछ करते हैं। क्या हमारी यही जिंदगी मोदी जी ने बना दी है, खट्टर जी ने बना दी है? हमारे बच्चे दर दर फिरते, हम बेरोजगारों के लिए हैं। ऐसे तो मत करा करो। विधु जी आप सुन पा रहे हैं कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है इस माँ की इस सवाल में, जिसका जवाब वो चाहती है सरकार से और उस सिस्टम को चाहती है कि सुधरे, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है देखने के लिए। बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पीड़ा को कम से कम यहाँ तक सामने पहुंचाने के लिए जो अभी तक शायद महसूस नहीं की है सत्ता के गलियारे ने। एक और दर्शक कालका से राजकुमार जुड़े हैं। राजकुमार जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी कायनात जी, विधु जी, मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे कब जवाब देने का अवसर मिलेगा। आपने बिल्कुल आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं चाहूंगी अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी कम से कम उनके दर्द को महसूस करके जवाब दीजिएगा जिम्मेदारी से। जी ये बड़ी संवेदना का विषय है कि ज्योति जी ने अभी टेलीफोन कर बताया कि वो हैंडीकैप्ड हैं, उनके बेटे जो हैं फतेहाबाद से गए थे पेपर देने के लिए और ये वेदना का विषय है कि उनको एक बार फिर जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए और शायद अगली बार वो सिलेक्ट हो जाए तो उनके घर में खुशी आएगी। लेकिन मान लो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती, पर्ची खर्ची वाली कांग्रेस की सरकार, तो मुझे लगता है ज्योति जी ज्यादा वेदना से पीड़ित रहती, क्योंकि उम्र भर उनका बच्चा नहीं लग पाता, उनके वहां पर पर्ची और खर्ची सिस्टम के बगैर नहीं लग सकता। ये जरूर वेदना हुई है कि उन्हें एक बार बस का किराया तो क्या अभी तक कांग्रेस के कार्यकाल में जो भर्तियां हुई सब पर्ची खर्ची की है? आपने बड़ा लंबा सवाल पूछा, धैर्य रखिए उत्तर देने का। आपके सवाल पर अब आऊंगा मैं। पहले मैं ज्योति जी के जवाब दे रहा था। ये यानी कि प्राथमिकता सरकार की, कष्ट हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई संवेदन ही नहीं कहेगा कि कष्ट नहीं हुआ, लेकिन इससे बड़ा कष्ट मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची से बचा लिया सरकार ने, इस बात से क्या सिर्फ ये सोच के संतुष्ट हो जाना चाहिए? नहीं पाता सरकार पर्ची खर्ची के बगैर कोई भर्ती करती ही नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का सुप्रीम कोर्ट कहता था। आप अगर सुनेंगी तो मैं बता पाऊंगा। वो जिन मामलों में आया वो भर्तियां रद्द भी हुई हैं, सारी भर्तियों के मामले में ये नहीं है बात। वो भर्तियां किसने रद्द की? सुनिए कायनात जी, जानकारी लीजिए। एक भी भर्ती इसलिए कांग्रेस की सरकार ने रद्द नहीं की क्योंकि उसमें लीकेज थी। हमने ये 2 की 2 भर्तियां, जिनको ये 28 बताते हैं, हम 2 बता रहे हैं और 2 ही है। ये 28 नहीं गिनवा पाएंगे, 18 भी नहीं गिनवा पाएंगे, 8 भी नहीं गिनवा पाएंगे, लेकिन ये 2 की 2 हमने खुद भर्ती रद्द की ताकि ज्योति जी जैसी असंख्य महिलाएं, असंख्य पुरुष जो हैं वो पीड़ित ना हो और उनके बच्चे योग्यता और पात्रता पर लगे। लेकिन इनकी सरकार में क्या होता था वो मैं बता देता हूं। एक पीटीआई टीचर्स की भर्ती थी, इन्होंने रद्द नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द की। और उस पर क्या रिमार्क्स दिए ये जरूर आपके दर्शकों को सुनना चाहिए। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, हुआ असल में क्या था, इन्होंने तीन बार भर्ती की प्रक्रिया उस मामले में भी आप जानते हैं कि जिन्होंने फेयर तरीके से दी थी वो कितना लंबा संघर्ष करते रहे कि भाई कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर जो सुनवाई हुई उसमें वो दोषी जो थे उनके लिए तो ठीक था कि उनको निकाला जाए बाहर, लेकिन जिन्होंने फेयर तरीके से परीक्षा दी उन्हें क्यों सजा मिले? सरकार क्यों उन्हें बहाल नहीं करती कि आप भी जानते हैं। उनके लिए हमने प्रावधान बनाए और बहुत जल्दी एक रिजल्ट आने वाला है। उसमें अभी तक यानी कि वो संघर्ष जारी है ना, बहाल तो नहीं हुए ना वो?
अगर मुझे बात ही करने का अवसर नहीं मिलेगा, अगर मुझे नहीं, बताने का आप अवसर नहीं मिलेगा, बात तो आज हम जिस विषय की कर रहे हैं आप उस पर रहिए ना। आज जिस विषय की कर रहे हैं उस पर आ रहा हूं मैं, उसको ये बताने के लिए आपको आ रहा हूं कि हमने सरकार में आते ही ये पर्ची और खर्ची सिस्टम खत्म किया। अब जिसके लिए खत्म किया, एक पूरा रैकेट था, उस रैकेट के लिए तो वो तो बेरोजगार हो गए। अब वो बेरोजगार कुछ दिन तो भटकते रहे, उसके बाद उन्होंने उस रैकेट पूरे का पूरा जो बेरोजगार था, अपना चूल्हा जलाने के लिए उन्होंने इन सिस्टम्स को, तरीकों को ढूंढने का प्रयास किया। तो भाई उसी की जांच तो कराने के लिए चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष फिर इस मांग पर क्यों अड़ गए बार बार? जांच होगी तो सब खुल जाएगा ना। सेंटेंस में टोक रही है मुझे, आप मुझे हर सेंटेंस में टोक रही हैं। विधु जी जांच होगी तो सब खुलेगा ना फिर। मुझे मेरा आंसर बिल्ड नहीं करने कहिए, चलिए कहिए, आप आंसर दीजिए जी जल्दी से, लेकिन वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है। एक ऐसा सिस्टम जो जिसमें लीकेज तो छोड़ो, जिसमें ठहराव ही नहीं था, पानी ठहरता नहीं था, उसकी तली लगाई हमने एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाया, लेकिन उसमें जैसे लीकेज हुई। व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस यही तो है कि जहां जहां पर लीकेज मिले उसको भरो। और ये ऐतिहासिक दिन है आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक कानून पास हुआ है जिसमें पुश्तैयार रोक दिया ये पर्ची खर्ची। लेकिन अगर ऐसा होता तो अभी तक ऐसे मामले नहीं आ रहे होते। चलिए ठीक है, जल्दी से मैं चाहूंगी, तभी तो लीकेज को भरने के लिए तभी तो कानून लेकर आए। ये जो ऐतिहासिक कानून जिसकी आपने चर्चा की है, ये देश के अंदर अपने तरह का एक नया प्रेसिडेंट रमेश बामल जी, लीक करने वाले को, क्या कानून पहले नहीं है? जो पेपर लीक करते थे, क्या उसमें सजा का प्रावधान पहले नहीं था? पहले भी सजा का। मैं बताता हूं अभी आपने एडमिट किया है, आप किन धाराओं में 80 से लेकर 2014 तक 6 पर्चे दर्ज हुए पेपर लीक के, और आपने उसका 8 गुना बार आपने पेपर लीक किया। यानी कि अगर बस में कोई बताइए कि एक प्रिंटिंग वाला एक कर्मचारी जो प्रिंटिंग करता पेपर का, वो कैसे लीक कर सकता? किसकी कस्टडी में थे? HPSC ऑफिस से कौन आदमी गया जो पेपर प्रिंट करवा के लेके आया? आप असली आदमी को, गुनाहगार को बचाना चाहते हैं। रमेश बामल जी, मुझे जल्दी से चर्चा को समाप्त करना होगा। अंतिम में आपसे प्रतिक्रिया पर चाहूंगी कि जब मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सीबीआई से जांच इसलिए नहीं कि HSSC बोर्ड का काम जो है वो रुक जाएगा, बंद करवा दिया जाएगा सीबीआई की ओर से, और हम नहीं चाहते कि भर्तियां जो है वो रुक जाएं। युवाओं का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि स्टेट की जो जांच एजेंसी है वो इस पूरी जांच कर ले, और हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इस तर्क के बाद अभी भी आप चाहेंगे कि सीबीआई की जांच हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि स्टेट मशीनरी है जो वो अपने समय तो पुलिस है, तो वो पुलिस सिर्फ जो सरकार कहेगी उसके हिसाब से काम करती है। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो विपक्ष अभी भी इसी बात पर और इसी मांग पर जो है अड़ा हुआ है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और सीबीआई से होनी चाहिए। तो हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 तो पास हो गया है। इसके कानून का रूप लेने पर भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियां खत्म होने की सरकार को उम्मीद है। लेकिन फिलहाल इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर मचा बवाल अब थम जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट।